थोड़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिंग द यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कौन कौन से उसमें होंगे, वो सब होंगे आपके जनरल इलेक्शन यूनियन लेवल पे भी और आपके स्टेट लेवल पे जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन है। ये पहली बार कब स्टेब्लिश किया गया? ये 25 जनवरी 1950 को पहली बार इंडिया में इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। पहले एक ही इलेक्शन कमीशन होता था, इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद में फिर आपके आज अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो आपके इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और अब बात करते हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो इंपोर्टेंस होती है आपकी इलेक्शन कमीशन की वो बहुत ही ज्यादा होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे होती है? जहां पे आप क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर डिसीजन मेकर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? जो आपका फेथ है, जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट पे, वो डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी की तरह वर्क करना ही पड़ेगा। इंडिया में ये करता भी है इलेक्शन कमीशन पे, बस कुछ अपोजिशन पार्टी और कुछ केसेस हुए हैं जहां पे थोड़ा पाया गया कि इलेक्शन कमीशन का एक रोल को क्वेश्चन किया गया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है। बट जब आपको एक इंडिपेंडेंट इंपार्शियल एनालिसिस करना हो तो आप हर बेसिस को देखिए। इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हर जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, हाँ वहां पे आपको पता है कि वो फंक्शन करेगी तो गवर्नमेंट के साथ में एक कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो गवर्नमेंट को फेवर कर रही है, पर बहुत बार आपको पता है कि वो भी मैकेनिज्म गवर्नमेंट के साथ फंक्शन करती है। जो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का वो अपना नहीं होता, वो स्टाफ कौन किसका लेते हैं? वो गवर्नमेंट जो डेपुटेशन पे होते हैं लोग, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी केसेज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन का जो वर्किंग है उसको क्वेश्चन किया गया है, ईवीएम की वर्किंग पे भी क्वेश्चन किया गया है। बट अल्टीमेटली क्या है, पूरी डेमोक्रेसी के लिए, इंडिया के लिए इलेक्शन कमीशन को आपको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक रेस्पेक्ट में सही है कि एक डायरेक्शन देगा, और जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो है कि आपका जो पार्लियामेंट है वहीं से लॉ आना चाहिए। अगर आपका पार्लियामेंट से लॉ नहीं आएगा तो उससे क्या होगा कि जुडिशरी डायरेक्ट कर रही है तो ये सच में जुडिशियल इंटरफेरेंस होगा। अगर पार्लियामेंट लॉ लेके आ जाती है तो ये एक अच्छा मूव रहेगा, और इससे क्या होगा कि जो पब्लिक फेथ भी है इलेक्शन कमीशन में, प्रोसेस में, वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। सो दिस इज हाउ दिस केस वाज। तो आप अपने कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की वर्किंग कैसी है, और आगे आपके क्या सुझाव है इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस जो है इंडिया में उसको फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में लगभग 5,400 करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 2 अनुबंध गाजियाबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए। इन अनुबंधों का उद्देश्य देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। बीईएल के साथ पहला अनुबंध भारतीय सेना के लिए 1,982 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और सपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर को खरीद से संबंधित है। वहीं बीईएल के साथ दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 412 करोड़ रुपए की कुल लागत पर हैदराबाद स्थित बीईएल से संबंधित इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग के तहत बेंगलुरु स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध 2,963 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7B की खरीद से संबंधित है। भारतीय सेना को तीव्र गति के साथ ये सेवाएं प्रदान करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारत के LVM-3 रॉकेट ने हाल ही में श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण स्थल से ब्रिटेन स्थित वन वेव के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया। 643 टन वजनी और 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट ने 5,805 किलोग्राम लगभग 5.8 टन वजन के 36 सैटेलाइटों को लॉन्च किया। इसे 26 मार्च को सुबह 9 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिशन को LVM-3
M3 वन वेव इंडिया 2 नाम दिया है। वन वेव इंडिया मिशन में वन वेव नाम के यूके स्थित वन वेव ग्रुप कंपनी से संबंधित है और वन वेव को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। 36 उपग्रहों वाला पहला सेट 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। वन वेव के अध्यक्ष सुनील भाती मित्तल ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लॉन्च शुल्क को 2 चरणों में 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वन वेव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया सशस्त्र बलों को डराने के लिए एक ड्रिल के हिस्से के तौर पर उत्तर कोरिया ने सुनामी पैदा करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पानी में मार करने वाले ऐसे ड्रोन का परीक्षण किया है जो परमाणु क्षमता से लैस होने के कारण रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है, जो दुश्मन को नौसेना और बंदरगाह को तबाह कर सकता है। ड्रोन का नाम हाइल दिया गया है। कोरियन भाषा में इसका अर्थ समुद्री लहर या सुनामी होता है। उत्तर कोरिया का कहना है कि वह इसे 2012 से ही विकसित कर रहा था और अब तक 25 बार इसका परीक्षण किया जा चुका है। यह परीक्षण इसको युद्ध के दौरान इसकी विश्वसनीयता जांचने के लिए किया गया है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी ओर से सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया था और उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का विरोध करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को सबक सिखाने की कसम खाई थी। हालांकि विशेषज्ञों को जापान और चीन की दुश्मनी का रिश्ता 1937 से ही चला आ रहा है। तब जापानी सैनिकों ने चीन के नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लिया था और शहर में कत्लेआम शुरू कर दिया था। 1937 में दिसंबर के महीने में शुरू ये कत्लेआम 1938 में मार्च महीने तक चला और जापान ने 1931 में चीन के मंचूरिया में हमला कर दिया। हमले के बाद जापान चीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता गया। तब से अब तक चीन और जापान के रिश्ते में हमेशा तल्खी रही है। साल 2022 में जापान ने अपनी राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया और इसकी वजह चीन को बताया। अब जापान चुपचाप अपने पनडुब्बियों के बेड़े को अपग्रेड कर रहा है और इसकी वजह भी चीन ही है, जो देश के एक हिस्से पर अपना दावा करता है। यूं तो टोक्यो एक शांत देश रहा है, उसमें काम करने की नीति में भी परिवर्तन आ रहा है। चीन की तरफ से मिलती चुनौतियों ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया है। पहले जापान ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा नीति में बदलाव किया और अब पनडुब्बियों के बेड़े में बदलाव कर रहा है। एशिया निकाई की रिपोर्ट के मुताबिक जापान चुपचाप अपनी पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। वो अपने बेड़े में कुछ ऐसी पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है जो काफ़ी खतरनाक है। इस अपग्रेडेशन के बाद जापान चीन के साथ प्रतिद्वंदिता कर पाएगा। जापान के रक्षा मंत्रालय को नई पनडुब्बी हकुगी मिली है, जिसे कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। जापानी भाषा में हकुगी का मतलब होता है सफ़ेद व्हेल। यह पनडुब्बी ताइगी कैटेगरी की है, जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों और लिथियम आयन बैटरी से लैस है। यह पनडुब्बी काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, साथ ही इसे ऑपरेट करना भी आसान है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बिल्कुल किसी हाइब्रिड व्हीकल की तरह काम करता है। यह बैटरी सिस्टम को चार्ज करती है जबकि डीजल से ऑपरेट होती है। एक बार जब पनडुब्बी गहरे पानी में होती है तो ऑपरेशन मोड पर बैटरी पावर पर स्विच कर जाती है। बैटरी से ऑपरेट होते हुए इन पनडुब्बियों का इंजन जरा भी आवाज़ नहीं करता, जबकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को अपने रिएक्टर को स्विच ऑफ नहीं कर पाती हैं। इस क्षमता को जापान की पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ मिलाया गया है। इस क्षमता के बाद जापान पनडुब्बियों के मामले में चीन से एक कदम आगे हो गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों की माने तो ये ताकतवर पनडुब्बियां संभावित ताइवान संकट में पूर्वी चीन सागर की रक्षा करने में सक्षम होगी। साथ ही अगर प्रशांत महासागर में चीन कोई हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जापान की नई पनडुब्बियां चीनी जहाज़ों को समंदर में कहीं भी गश्त करने से रोक पाएंगी। इसकी एक वजह अब जापान की सेनाएं अमेरिकी सेनाओं की ओर और ज़्यादा मददगार साबित होंगी। जापान इस समय दुनिया का वह इकलौता देश है जिसकी सेनाओं के पास लिथियम आयन बैटरी वाली पनडुब्बियां हैं। वर्तमान समय में जापान के पास 4 पनडुब्बियां हैं, इसमें से 2 ताइगी कैटेगरी की और 2 सोरसु क्लास की हैं। इन पनडुब्बियों के इंजन लिथियम आयन बैटरीज से चलते हैं। क्योटो स्थित बैटरी प्रोवाइडर जीएस यूशा की माने तो लिथियम आयन बैटरी लीड एसिड बैटरी की तुलना में तेजी से रिचार्ज होती हैं, जिसमें डिस्चार्ज रेट और ऊर्जा की क्षमता भी ज़्यादा होती है। साथ ही ये बैटरीज लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं।
इस पनडुब्बी की कुल उत्पादन लागत करीब 72 बिलियन येन यानी 550 मिलियन डॉलर थी। जापान की 22 पनडुब्बियों में से होकुगी हिरोशिमा स्थित मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के क्योर नेवल बेस में शामिल होंगी। यह पनडुब्बी ओयाशियो कैटेगरी की पनडुब्बी ओयाशियो की जगह लेंगी। इस पनडुब्बी को जापान ने 25 साल बाद रिटायर कर दिया है। जापान की यह नई पनडुब्बी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चीन की नज़रें अब लिथियम आयन बैटरीज वाली पनडुब्बियों पर हैं। दक्षिण कोरिया की एकमात्र विमान निर्माता कंपनी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मलेशिया से 1.2 ट्रिलियन में विमान का सौदा हासिल किया है, जिसकी डिलीवरी 2026 में शुरू होगी। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के तेजस को पछाड़ते हुए 18 FA-50 विमानों के निर्यात के लिए मलेशियाई रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस अंतिम शॉर्टलिस्ट पर एकमात्र अन्य विमान था। FA-50 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के अलावा सौदों के प्रतिद्वंदियों में चेंगदू पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स JF-17, RSC MiG-29 और तुर्की एरोस्पेस हरजेट शामिल थे। कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी कॉन्ग गू यंग कहते हैं कि यह निर्यात दोनों सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करने का फल है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रक्षा सहयोग के साथ साथ FA-50 की सफल डिलीवरी और परिचालन समर्थन के माध्यम से एक दीर्घकालिक भागीदार के रूप में भूमिका निभाएगा। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कहना है कि मलेशिया को 120 T-20 वेरिएंट बेचे गए हैं। ग्राहकों में इंडोनेशिया के साथ 22, इराक के साथ 24, फिलीपींस के साथ 12 और पोलैंड के साथ 48 विमान शामिल हैं। T-50 और FA-50 कोरिया गणराज्य के वायुसेना के साथ भी सेवा में हैं। बयान में कहा गया कि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के साथ विमान सौदे में यह हस्ताक्षर चौथे बार किया जा रहा है। नवीनतम सौदों के साथ कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में 68 KT-1 बेसिक और T-50 उन्नत ट्रेनर जेट के साथ ही FA-50 विमान का भी निर्यात किया है। विश्व स्तर पर इन देशों को 222 विमानों की आपूर्ति के सौदे प्राप्त हुए हैं, जिनमें इराक, पोलैंड, पेरू और सेनेगल भी शामिल हैं। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी मलेशिया को 18 FA-50 प्रदान करने के लिए एक सौदा जीतने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपने विमान बेड़ों को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य बाजारों में अपने विमानों के निर्यात का विस्तार करना है। धन्यवाद। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और परिसर में लगे तिरंगे को गिराने के बाद भारत ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को रविवार रात विदेश मंत्रालय में बुलाकर ब्रिटेन के अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस घटना की निंदा करते हुए भारतीय प्रशासन ने कहा कि ब्रिटेन ने भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की उदासीनता को वह अस्वीकार करता है। रविवार को विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा गया कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा की गई कार्रवाई पर भारत के मजबूत विरोध को व्यक्त करने के लिए आज देर शाम नई दिल्ली में सबसे वरिष्ठ UK के राजनयिक को तलब किया गया था। ब्रिटिश सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिससे इन तत्वों को उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत UK सरकार के बुनियादी दायित्वों के संबंध में याद दिलाया गया था। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन को 1961 में वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित राजनीतिक संचालनों और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा बनाया गया था। प्रदर्शनकारी खालिस्तानी दबाव समूह वारिश पंजाब दे और उसके स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल सिंह पर पंजाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को नीचे खींचते हुए दिखाया गया है। खबरों के मुताबिक आंदोलनकारियों ने परिसर में भी घुसने का प्रयास किया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को बताया कि उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार आज की घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति UK सरकार की उदासीनता को भारत अस्वीकार मानता है। इसी बीच ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार भीड़ इकट्ठा होने और लंदन में भारतीय उच्चायोग में एक खिड़की तोड़े जाने के बाद
हिंसक अव्यवस्था के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों को रविवार दोपहर 1:30 बजे वेस्टमिनिस्टर के एल्डविच में इमारत में बुलाया गया और 2 सुरक्षा गार्डों को मामूली चोटें आई हैं। मौसम विभाग के एक और प्रवक्ता ने उच्चायोग भवन में खिड़कियां टूटने की बात कही। सुरक्षाकर्मी के 2 सदस्यों को चोटें आई हैं, उन्हें मामूली माना जाता है और उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। उपस्थित लोगों में से अधिकांश पुलिस के आने से पहले तितर-बितर हो गए थे। इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है और हिंसक अव्यवस्था के संदेह के रूप में एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस ने भी निंदा की है। अमृतसर जिले के जलपुर खेड़ा गांव का निवासी अमृतपाल सिंह 2012 में काम के सिलसिले में दुबई गया था और हाल ही में वो वहां से लौटा। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। हालांकि उसने खालिस्तान भिंडरवाले और उससे जुड़े हुए तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किए और वह दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। वह भारत लौटकर अब खालिस्तानी समर्थक दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। बताते चले कि दीप सिद्धू की हाल ही में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर भी हिंसा के लिए पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले जर्नैल सिंह भिंडरवाले के समर्थक हैं। स्वयंभू खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह एक अलग राज्य की मांग करने के साथ भड़काऊ बयान भी देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फोर्ट कोच्चि में भारतीय सेना के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समुद्री ताकत भारत के सामरिक, सैन्य, आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक लंबी तटरेखा, द्वीप क्षेत्र और पर्याप्त समुद्री आबादी के साथ एक मजबूत और आधुनिक नौसेना बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के लिए तैयार बहुआयामी और बहुमुखी भारतीय नौसेना ने पिछले 75 वर्षों के दौरान न केवल हमारे विरोधियों को डरा दिया है और हमारे समुद्री हितों की रक्षा की है, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शांतिपूर्ण परिधि का निर्माण भी किया है। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में नौसेना की प्रतिबद्धता पर देश को गर्व है। वर्षों से नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक मिशन के रूप में तैनाती की और किसी भी इमरजेंसी के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अपने सैन्य क्षमता को हासिल कर लिया है। उन्होंने नौसेना के कर्मियों को समुद्री क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति, बदलती परिचालन गतिशीलता के साथ खुद को अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति के कलर प्रस्तुति समारोह से ठीक पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने नौसेना के कर्मियों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इस प्रयास से जुड़े अन्य लोगों की सराहना की। भारतीय नौसेना कर्मियों के अलावा तोपखाना और मिसाइल युद्ध में उत्कृष्टता के लिए एक केंद्र INS द्रोणाचार्य ने अपने मित्र देशों के नौसेना कर्मियों के अलावा तटरक्षक, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रपति का कलर या निशान सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के लिए एक इकाई को प्रदान करता है। INS द्रोणाचार्य सागर प्रहरी बल के प्रशिक्षण के लिए नोडल केंद्र और कॉन्स्टेबलरी संचालन के लिए कई हिंद महासागर क्षेत्र देशों के प्रशिक्षण के लिए नौसेना का केंद्र भी है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार उपस्थित थे। प्रेसिडेंट कलर सर्वोच्च सम्मानों में से एक है जो किसी भी सैन्य इकाई, सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को दिया जा सकता है। यह शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। इसे हिंदी में राष्ट्रपति का निशान के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित होने वाली भारतीय सशस्त्र सेना थी। भारतीय नौसेना का P-8 विमान 14 मार्च 2023 को अमेरिका के गुआम में पहुंच गया है, जहां वह एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लेगा। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है जिसमें लंबी दूरी वाले MR-ASW विमानों के लिए बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। यह सैन्य अभ्यास 15 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चलेगा। भारत द्वारा रक्षा विभाग में अपनी ट्राई सर्विसेज के कमान बनाए जाने के 22 साल बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को संसद में एक बिल पेश किया जो सभी मौजूदा ट्राई सर्विसेज और भविष्य के थिएटर कमांडरों को उनके अधीन
कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होगा। वर्तमान में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के कर्मचारियों को हर एक सर्विसेज को नियंत्रित करने वाला अलग अलग अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा गवर्न किया जाता है। एयरफोर्स एक्ट 1950, द आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957। इन अधिनियमों के तहत अधिकारी केवल अपनी स्वयं की सर्विसेज के कर्मचारियों पर ही अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा में भारत के डिफेंस फॉर स्टेट मिनिस्टर अजय भट्ट द्वारा पेश किया गया नया बिल इसे बदलने की कोशिश करेगा। यह एक इंटर सर्विसेज संगठन के एक कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को किसी भी सर्विसेज के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देगा जो उसकी कमान के तहत सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं। हालांकि बिल में कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए उसका शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि बिल को जेंडर न्यूट्रल का प्रयोग किया जाना चाहिए। भले ही सशस्त्र बलों ने अब महिलाओं को कमांड भूमिका संभालने की अनुमति दे दी है। नया बिल संयुक्त सेवा संगठन के लिए एक सक्षम प्रावधान है जहां तीनों सेवाओं के कर्मियों को तैनात किया जाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी एक सेवा का अधिकारी अब दोनों सेवाओं के कर्मियों पर सीधे कमांड का प्रयोग कर सकता है। भारत के पास वर्तमान में केवल दो एकीकृत कमान हैं, भौगोलिक अंडमान और निकोबार कमान और देश के परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए फंक्शनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसे 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष के बाद 2001 और 2003 में स्थापित किया गया था। कुछ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी एंड द आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। यह नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज जैसे संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को भी प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ऐसे संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से किसी भी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अंतर सेवा संगठनों में सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में लौटा दिया जाना चाहिए। बिल में कहा गया कि इसमें बहुत समय लगता है और कर्मचारियों के मूवमेंट में भी आर्थिक तौर पर बोझ आता है। यह समस्या तब और अधिक जटिल हो जाता है जब अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट से उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें विभिन्न सेवाओं से संबंधित कर्मचारी शामिल होते हैं। जब ऐसा होता है तो संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत कार्रवाई के कई सेट शुरू होने की आवश्यकता होती है। विधेयक कहता है कि यह मामलों में शीघ्र निपटान में बाधा डालता है, जिससे अनुशासन के मानक प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।